हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रोहन कुमार और जो डिज़ीज़ मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ विद इट्स केस वो डिज़ीज़ है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये जो डिज़ीज़ है हमारे पास, इसमें हम जो चीज़ें प्रेजेंट करूँगा, मैं जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें आता है कि इस डिज़ीज़ के हम सबसे पहले तो इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी किस वजह से होती है, मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, और उनके अलावा इसकी फार्माकोथेरेपी। हमारे पास मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा कि फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो हमारे पास ड्रग्स होंगी उनमें उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंटरैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और उनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस ड्रग के कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, ये चीज़ें में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिज़ीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। दो डिज़ीज़ जो हमारे पास है, सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली हमारे पास एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, जिसके लिए एक टर्म यूज़ होता है हाइपरग्लाइसीमिया। और इसके अलावा डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होती है, वो भी एबनॉर्मल होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। कीटोन्स आना ब्लड में स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी लेवल इस हद तक बढ़ जाती है कि उनकी वजह से ब्लड की पीएच कम हो जाती है। जो हमारा जो ब्लड है वो एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। बेसिकली क्या होता है कि डायबिटीज़ जब होती है ना हमारे पास, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होता है ब्लड में ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर से पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पेरिफेरल टिश्यूज़ जो हमारे पास है, मसल टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, उनमें ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। एनर्जी की नीड होती है वहाँ पे, तो उस एनर्जी के लिए लिवर में फैट्स की मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाती है। फैट्स की मेटाबॉलिज्म की वजह से कीटोन्स बनते हैं। वो कीटोन्स ब्लड में आते हैं और एक टाइम पे उनकी लेवल इतनी बढ़ जाती है कि वो उन कीटोन्स की वजह से ब्लड की पीएच कम होती है, उसे टर्म दिया जाता है कीटोएसिडोसिस। और ये कीटोएसिडोसिस डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, तो इसे कहा जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके बाद डायबिटीज़ को जो क्लासीफाई किया गया, तो ये लिपिनकोड फार्माकोलॉजी 5th एडिशन के रेफरेंस के हिसाब से जो डायबिटीज़ है उसे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। एक उसका टाइप 1 है और एक टाइप 2। इसके अलावा एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होती है उनमें रिस्क होता है कि इन फ्यूचर उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकती है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे पहले डिफरेंस एज ऑफ ऑनसेट। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना वो अर्ली अर्ली एजेस में, चाइल्डहुड में या ड्यूरिंग प्यूबर्टी ज़ाहिर होती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ अडल्ट एज में आफ्टर द एज ऑफ 35 ज़ाहिर होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना, न्यूट्रिशन की वजह से होती है कि अंडर न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। वाइल टाइप 2 डायबिटीज़ कैरेक्टराइज होती है ओबेसिटी से, ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से हो सकती है। प्रिवेलेंसी अगर देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ लेस कॉमन है, 5 to 10% ऑफ केसेस ही टाइप 1 डायबिटिक हैं ऑफ टोटल डायबिटीज़ केसेस, जबकि 90 to 95% केसेस जो होते हैं टाइप 2 डायबिटिक के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जेनेटिक जो होती है ना, एक जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जेनेटिक्स की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, हमारे पास ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हमारे पास पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन बनता नहीं है। वाइल टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल होती है, लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हमारे पास जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं, GLUT4 एक तरह का रिसेप्टर है, इस तरह से जो भी रिसेप्टर हैं उन पे इंसुलिन की बाइंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मूवमेंट नहीं हो सकती और हाइपरग्लाइसीमिया होता है। वो रिसेप्टर जो होते हैं जो नीडेड होते हैं इंसुलिन को बाइंडिंग के लिए, वो उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है या वो रिसेप्टर बनना ख़त्म हो जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो एक लैंसेट में स्टडी पब्लिश हुई है मार्च 28 2022 में, उस स्टडी के हिसाब से 33 मिलियन पीपल इन द पाकिस्तान आर टाइप 2 डायबिटिक,
जबकि अगर पूरी दुनिया में इसका रेशियो देखें तो ये 537 मिलियन है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये आने वाले सालों में इससे और ज़्यादा बढ़ेगा। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, उसकी कॉम्प्लिकेशन डी के ए वेरी रेयर है, जबकि डी के ए जो होता है ना, वो एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अराउंड 3% ऑफ द पॉपुलेशन जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो रिस्क पे होते हैं कि उन्हें नियर फ्यूचर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होगा। एटियोलॉजी वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि टाइप 1 डायबिटीज़ की एटियोलॉजी ये है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है, वाइल जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना हमारे पास, वो जो होती है आइलेट्स सॉरी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है उसकी। टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने की कुछ वजह हैं, जैसे उनमें से हमारे पास कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एक्रोमेगली हो जाता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं हमारे पास, या हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उन्हें नियर फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क होता है। और इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रॉपरली इंसुलिन नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे, या कुछ मेडिकेशन हमारे पास जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या नियासिन या पेंटामिडीन, अल्फा इंटरफेरोन या कुछ इस तरह से, उनकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। एटियोलॉजी के जो बात होती है वो होती है कि डायग्नोस कैसे करते हैं डायबिटीज़ को। डायग्नोसिस के लिए कुछ जो हमारे पास के टेस्ट नीडेड होती हैं। सबसे पहली टेस्ट है हमारे पास A1C, HbA1c जिसे कहा जाता है। वो करते हैं कि वो अगर 6.5% या उससे ज़्यादा आती है तो उसे डायबिटीज़ में कंसिडर किया जाता है। या हमारे पास फास्टिंग ब्लड शुगर कैलकुलेट की जाती है। फास्टिंग मीन्स एटलीस्ट 8 आवर्स का फास्ट हो, 8 घंटे से पेशेंट ने कुछ खाया ना हो, तो उसमें अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो उसे डायबिटीज़ कंसीडर किया जाता है। या फिर हमारे पास एक और टेस्ट होती है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उनमें क्या करते हैं कि 75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज जो कि वाटर में डिज़ोल्व करके पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, उसे पिलाया जाता है। लेकिन इस टेस्ट से पहले हमारे पास A1C टेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि अगर पहले ही पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक है और उसे इतना ज़्यादा ग्लूकोज एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो इससे पहले A1C होना लाजमी है, जिससे हमें सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज़ पता चलती है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें OGTT की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। OGTT टू ग्लूकोज एडमिनिस्टर होने के बाद 2 घंटे के बाद उसकी प्लाज्मा के ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। वो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो उसे डायबिटीज़ में कंसीडर किया जाता है। या हमारे पास रैंडमली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देखी जाती है रैंडमली ब्लड सैंपलिंग में। वो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ कंसीडर की जाती है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर होती है ना तो उसमें यूरिन में हमारे पास कीटोन टेस्ट किट जो होती है वो एवरी 4 to 6 आवर्स यूरिन में कैलकुलेट की जाती है। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ कैलकुलेट की जाती हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी थी, जिससे हमें पता चले कि सीवियरिटी कितनी है हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। डायग्नोसिस के बाद हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट है। कि हमारे पास या इंसुलिन टोटली है ही नहीं, बिल्कुल टोटल लैक ऑफ इंसुलिन तो टाइप 1 डायबिटिक हो गया, या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन के रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस होगी तो हमारा टाइप 2 डायबिटिक हो गया। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड में, या हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो हमारे पास हेपेटिक प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म होती है शुगर्स की, या उससे ग्लूकोज बनता है। या मसल और जो हमारे पास जो मसल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनमें ग्लूकोज की अपटेक होती है एज एनर्जी, वो कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर लीड करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज, इन सब फैक्टर्स की वजह से ब्लड में ब्लड ग्लूकोज जो है ना बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होती है। या ये होता है कि अब इन कंडीशन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो किस वजह से रही है कि मसल्स में ग्लूकोज की अपटेक नहीं हो रही। और जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है ना तो मसल्स में ग्लूकोज की अपटेक होना और कम हो जाती है, मतलब वो खुद से ही, मतलब कम होने की वजह से ही और ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया और ज़्यादा सीवियर होने लगती है।
और जैसे ही ग्लूकोज अगर कम होगा हमारे पास मसल्स में या एडिपोज टिश्यूज़ में, ग्लूकोज इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा फ्रॉम ब्लड टू एडिपोज टिश्यू, तो एनर्जी के लिए लिवर मेटाबॉलिज्म होगी, लिवर में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगी, जिसकी वजह से फैट्स बनेंगे और कीटोन्स बनेंगे, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि उसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होगी। अब इन कंडीशन में ये भी होता है कि जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है ब्लड में, तो कंसनट्रेटेड ब्लड हो जाता है, मतलब उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ने लगती है। और हमारे बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, होम्योस्टेसिस का एक तरह से मैकेनिज़्म है कि जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो वाटर मूव करता है उस तरफ डाइल्यूट करने के लिए। तो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑस्मोलैलिटी होगी हमारे पास, तो इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है ना, वाटर फ्रॉम द सेल्स मूव करेगा टूवर्ड द ब्लड, ब्लड में आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंट्रा सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी एक टर्म कह सकते हैं। मैनेजमेंट जो हमारे पास डायबिटीज़ की होती है, दो तरह से मैनेजमेंट होती है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मतलब हम ड्रग्स की तरह, ड्रग्स की वजह से हम अगर उसे मैनेज करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल अदर देन ड्रग्स, हम उसकी डाइटरी इंटेक बराबर करें, या फिर हम उसके एक्सरसाइज से बैलेंस करें, इस तरह से। डायबिटीज़ की नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होती है, उसमें न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाता है कि उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो होती है ना, वो रिकमेंड की जाती है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए वेट गेन थेरेपी दी जाती है, मतलब ऐसे फूड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट में मॉडरेट हों, जिनकी वजह से ओवर ग्लाइसीमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया ना हो, लेकिन वेट गेन की तरफ जाएँ कि पेशेंट हेल्दी हो। इनमें कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल हो, लेकिन जो फैट्स होते हैं ना, वो बहुत ही लो हों, क्योंकि फैट्स जो डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। और पेशेंट में अगर टाइप 2 डायबिटिक है, तो उसमें कैलोरीज़ की बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होती है, ताकि उसमें पहले से ही वेट गेन है, ओबेसिटी है, तो उसको और नहीं बढ़ा सकते। और इसमें फिर एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है ना, वो रिकमेंड की जाती है। एरोबिक एक्सरसाइज से ये होता है कि जो ओबेसिटी होती है, एक तो ओबेसिटी कम होती है। एरोबिक एक्सरसाइज अगर होगी ना, तो हमारे पास मसल्स वीक, मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ग्लूकोज की भी अपटेक होगी, हाइपरग्लाइसीमिया भी ठीक होगा। और उस ओबेसिटी की वजह से अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकता है, तो एरोबिक एक्सरसाइज से वो रिस्क भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे पास आती है ड्रग्स, कुछ तरह की ड्रग्स, जैसे हमें इंसुलिन दी जाती है, सल्फोनाइल यूरिया कंपाउंड्स होते हैं, गिलिनेट्स होते हैं, या इस तरह से जो भी आई मीन इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की है, कोई रैपिड एक्टिंग है, इंस्टेंटली एक्ट करती है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिंग, कोई इंटरमीडिएट एक्टिंग, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि जिसका डोज बहुत ज़्यादा टाइम तक चले, या कुछ इंसुलिन हमारे पास कॉम्बिनेशंस में भी दी जाती हैं। इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन डायरेक्टली जाके इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। इंसुलिन रिसेप्टर पे एक्ट करने की वजह से ये ग्लूकोज की अपटेक करना स्टार्ट होगी, ग्लूकोज की अपटेक होगी मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, जहाँ ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। या फिर इंसुलिन जो है ना, ग्लूकोज को मूव कराएगी फ्रॉम ECF टू ICF, और सेल्स में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजीन में और स्टोर होगा, कि वो जब नीडेड हो तो वो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर यूज़ हो सके। इसके बाद जो दूसरी क्लास है हमारे पास, वो है अमाइलिन एनालॉग, और इनके ड्रग का एग्जांपल है पिरामिलिनेटाइड। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम होता है ना, उसे डिले कर देती है। और उसके अलावा ग्लूकागोन की जो सिक्रीशन होता है, ग्लूकागोन हमारे पास इंसुलिन का टोटली ऑपोजिट हार्मोन है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजीन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकागोन हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, टोटली ऑपोजिट हार्मोन है इंसुलिन का। तो ग्लूकागोन को ये इनहिबिट कर देती है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को बढ़ाती है। एज ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम पे एक्ट करती है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ही रिलेटेड है। नौजिया हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगी, या फिर वोमिटिंग हो जाएगी। और इससे पहले हमने जो इंसुलिन पढ़ा था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास अगर ओवरडोज जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, या हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, या इस तरह से उनके कॉमन से एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। गिलिनीड्स हमारे पास जो तीसरी तरह की ड्रग है, वो इंसुलिन सीक्रेटोगॉड्स। अच्छा, इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये इंसुलिन की सीक्रेशन को बढ़ाएंगे। इसमें रैपिग्लिनिड और नेटिग्लिनिड दो तरह के हमारे पास ड्रग्स हैं हमारे पास।
ये क्या करेंगे कि सल्फोनाइल यूरिया जो हमारे पास रिसेप्टर है उनमें एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, इन चैनल्स के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ती है तो कैल्शियम डीपोलराइजेशन से रिलेट करता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट एक कॉमन है कि इसके ओवरडोज में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है कि हम ग्लूकोज़ को हमने ब्लड में कम करना था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लिमिट से भी ज़्यादा कम हो गया। गिलिनियंस के बाद जो हमारे पास जो एक और क्लास है ड्रग्स की वो है सल्फोनाइल यूरिया कंपाउंड्स। इनका भी मैकेनिज्म यही होता है कि इंसुलिन की सीक्रेशन बढ़ाते हैं, सीक्रेटोकॉज। अच्छा, इनमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास गिलिमिपिराइड है, गिलिपिजाइड है, गिलिबेराइड है, इस तरह से ड्रग। तो ये भी उसी तरह से पोटाशियम जो डिपेंडेंट एटीपी सेंसिटिव जो चैनल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक करके कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स बढ़ाता है जिसकी वजह से इंसुलिन की सीक्रेशन ज़्यादा होती है। और उनके अलावा ये हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो होती है मतलब लिवर में जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद हमारे पास ग्लूकोज बनता है उसकी प्रोडक्शन को कम करती है। और हमारे पास मसल्स हैं या दूसरे जो पेरिफेरल जो भी टिश्यूज़ हैं जहाँ पे ग्लूकोज एज ए एनर्जी यूटिलाइज होता है वहाँ पे ग्लूकोज का इन्फ्लक्स बढ़ाती है। इसके बाद हमारे पास एक और क्लास है वो है बिगोनाइड्स, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। अच्छा, इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या करेंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे मतलब इंसुलिन के रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उनकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। और इनमें हमारे पास ड्रग है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के अलावा एक और ड्रग इसमें हमारे पास फीनफॉर्मिन भी होती है। मेटफॉर्मिन का केमिकल नेम भी यही है, डायमिथाइल बिगोनाइड। अच्छा, इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये हमारे पास हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करती हैं और उसके अलावा इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन होती है ना ग्लूकोज की वो भी कम कर देती हैं। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ाती हैं, पेरिफेरल टिश्यूज में उसकी अपटेक बढ़ाती हैं। या इस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है। मेटफॉर्मिन और इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े सीवियर होते हैं। इनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल और हेपेटिक डिजीज हो सकते हैं। मतलब मेटफॉर्मिन के जो एडवर्स इफेक्ट है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे वाइटल ऑर्गन से, हार्ट से या किडनी से, लिवर से, इस तरह से। और कुछ कंडीशंस में हमारे पास जो लैक्टिक एसिडोसिस होती है वो बहुत ही रेयर होती है लेकिन अगर हो जाए तो वो फैटल होती है। और इसके बाद जो हमारे पास क्लास है वो है थायोजोलिडीन डायोन्स। इनको भी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहा जाता है। इंसुलिन की ये हमारे पास जो सेंसिटिविटी होती है उसे बढ़ा देते हैं। और इसमें रोज़िग्लूटाज़ोन, पायोग्लूटाज़ोन, ट्रोग्लूटाज़ोन इस तरह की ड्रग्स आती है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमारे पास यही है कि ये हमारे पास परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा इस रिसेप्टर को जाके टारगेट करती हैं। और उसके रिजल्ट में ये क्या होता है कि हमारे पास फैटी एसिड और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म उस पे जाके इफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती हैं। तो इंसुलिन की अपटेक होती है एडिपोज टिश्यूज़ में, लिवर में, स्केलेटल मसल्स में, जहाँ पे जाके इंसुलिन यूटिलाइज होता है। एज ये हेपेटिक सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो इसकी वजह से इसकी एडवर्स इफेक्ट के मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट में लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो सकता है जो कि इतना सीवियर होता है कि उससे डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो क्लास है वो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिनमें अकारबोस और इस तरह के हमारे पास ड्रग्स आती हैं। तो ये क्या करती हैं हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज जो रिसेप्टर होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल जो ब्रश बॉर्डर में उन्हें ब्लॉक करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज बनता है हमारे पास इंटेस्टीन में, वही नहीं होने देती, उसकी कैटाबॉलिज्म ही नहीं होने देती जिसकी वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता और हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होती। इनका जो एडवर्स इफेक्ट है एज ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एक्ट करी है तो इनके एडवर्स इफेक्ट में फ्लैचुलेंस हो सकती है, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इनके बाद हमारे पास जो ड्रग है डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर जिन्हें DPP4 इनहिबिटर भी पढ़ा जाता है। इसमें सीटाग्लिप्टिन हमारे पास है, सेक्साग्लिप्टिन हमारे पास इस तरह की ड्रग है। ये ड्रग्स हमारे पास जो DPP4 इनहिबिटर्स होती हैं हमारे पास ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइडेज GLP-1 जो हमारे पास होता है उसको जाके इनहिबिट करती हैं, इनएक्टिवेट करती हैं। उनके पास उनमें हमारे पास इनक्रेटिन हार्मोन होता है जैसे हमारे पास एक ग्लूकागोन हार्मोन है। ये ग्लूकागोन की रिलीज़ को कम कर देंगे और इंसुलिन की रिलीज़ को ज़्यादा कर देंगे जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा। इनके एडवर्स इफेक्ट में नेज़ोफेरेंजाइटिस
इन्फ्लेमेशन ऑफ जो नेज़ोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है उसकी, या हेडेक हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास ड्रग है इंक्रेटिन मिमेटिक्स, और ये जो हमारे पास एक्सनेटाइड और लेराग्लूटाइड, इनका मैकेनिज्म प्रीवियसली जो DPP-4 की तरह ये GLP-1 इनएक्टिवेट हो जाता है, ग्लूकागोन ज़्यादा कम हो जाता है और इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो होता है उसे भी कम करती हैं, और हमारे पास जो बीटा सेल प्रोलिफरेशन की वजह से जो ग्लूकागोन की सिक्रीशन होती है उसे भी कम कर देती हैं। और एज ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम पे इफेक्ट कर रही हैं तो इनका एडवर्स इफेक्ट भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनली है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकती है, या कुछ कंडीशंस में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास केस। अब हम डिस्कस करते हैं कि केस क्या है। जो हमारे पास टोटल केस है इसे मैं अगर समराइज़ करके बताऊं तो 21 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट है हमारे पास, बफ़ी सैंडोन नाम है उस पेशेंट का। वो जो इमरजेंसी में आई है उसके रूममेट ने कंप्लेन की है कि वो रिपोर्ट कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिक है, वीक है, लाइट हेडेड है, और उसके जो पाँव पे एक तरह से ब्लिस्टर बन रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है इस पेशेंट को, 5 ईयर्स अगो डायग्नोज हुई थी, 6 मंथ्स अगो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायग्नोज हो सकती है, हुई है। और जो केस है इससे जो टोटल केस से पढ़ के इसकी समरी में इसका आइडिया लगाया गया है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया पॉजिटिव है जो कि 3 मंथ्स अगो डायग्नोज हुआ है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है इस पेशेंट को। और हमारे पास इनकी पेशेंट की मदर रिपोर्ट करती हैं कि पेशेंट को इंसुलिन की पुअर एडहेरेंस से इंसुलिन का डोज वो एज नीडेड नहीं लेती थी। फैमिली हिस्ट्री में इनके फादर जब 45 इयर्स के थे तो उनको हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडेमिया थी। मदर एट द एज ऑफ 43 टाइप 2 डायबिटीज़ थी और हाइपरटेंशन थी। और इनकी एक सिस्टर हैं जो कि 15 ईयर्स ओल्ड हैं और वो हेल्दी हैं। पास्ट मेडिकेशन इनके लिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ही मेडिकेशन चल रही है, इंसुलिन ग्लैरिजिन जिसके 30 यूनिट सबक्यूटेनियस एट बेड टाइम, इंसुलिन डिस्प्रो 5 यूनिट सबक्यूटेनियस बिफोर ब्रेकफास्ट, 5 यूनिट्स बिफोर लंच एंड 6 यूनिट बिफोर डिनर एडमिनिस्टर है। आइबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम व्हेन नीडेड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए यूज़ हो रही है, और ग्लूकागोन इंजेक्शन किट भी यूज़ हो रही है ना। इस केस में इनके पास जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का एक तरह से सिंबल ये है कि इनको जेनेटो यूरिनरी में पॉलीयूरिया है। पॉलीयूरिया का मतलब कि जो इनका यूरिन है उसमें कुछ लार्ज कंपाउंड्स आ रहे हैं, कुछ हमारे पास मतलब प्रोटीन्स या कीटोन्स भी हो सकते हैं, इस तरह से कि लार्ज पॉलीयूरिया हो रहा है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स यूरिन में रिलीज हो रहे हैं। और इनके बाद इनके एबीजीज अगर देखें तो एबीजीज में इनके जो ब्लड की पीएच है, ब्लड की पीएच 7.2 आई है। 7.2 पीएच जो है हमारे पास वो क्लियरली डिनोट करती है कि इन्हें एसिडोसिस है। और इन्हें एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि इन्हें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेशन की वजह से एसिडोसिस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक और चीज़ जाहिर कर रहा है कि इन्हें साइनस टैकीकार्डिया भी है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है साइनस टैकीकार्डिया, वो भी है इन्हें। और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी है। इसके बाद प्रॉब्लम्स जब भी आइडेंटिफाई किए गए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट साइंस सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट प्रेजेंस एंड सीवियरिटी ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इन दिस पेशेंट। तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया एक तरह से कंसिडरेशन हो गई, लिपिड प्रोफाइल इनका इंक्रीज हुआ हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ है, साइनस टैकीकार्डिया है, पल्स इंक्रीज़ है, डायबिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। और एबीजीज़ की वैल्यू है, जब इनके एबीजीज़ के वैल्यू से आइडिया लगाया गया तो उनकी जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो माइल्ड नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर है, मतलब एक लेवल से बढ़ चुकी है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड व्हिच ऑफ दो रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। ए के जो रिस्क होते हैं हमारे पास, एक तो डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, और दूसरा जो रिस्क है कि इंसुलिन की पुअर एडेरेंस, इंसुलिन के डोजेज जब नीडेड थे तब नहीं एडमिनिस्टर किए गए, तो उसकी वजह से, और जैसे ही प्रिस्क्राइब हुए हुए हैं उस तरह से नहीं एडमिनिस्टर किए गए तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होती है, और ये दोनों रिस्क फैक्टर इस पेशेंट में प्रेजेंट है।
उसके बाद है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के। तो उसकी क्राइटेरिया के लिए हम उनकी एबीजीज करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ब्लड शुगर, कीटोन लेवल्स को चेक करते हैं। पीएच अगर ब्लड की 7.3 से कम आती है और बाइकार्बोनेट्स अगर 18 मिली एक्विवेलेंट्स पर लीटर से कम आते हैं तो वो हमारे पास साइन है कि पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। और इसके अलावा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इस तरह से भी यूरिन में हमारे पास जब भी कीटोन डिटेक्ट होते हैं तो वो भी एक रिस्क होता है, वो भी एक साइन होती है हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रॉब्लम्स बिहाइंड हाइपरग्लाइसीमिया आर एनकाउंटर्ड इन डीके दैट माइट रिक्वायर इंटरवेंशन। डीके के अलावा सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया है, इस पेशेंट को डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है हमारे पास, हाइपरलिपिडेमिया और साइनस टैकीकार्डिया है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें इंटरवेंशन की नीड है। उसके बाद असेसमेंट हमने क्या असेस किया कि डी के ए पेशेंट को डायबिटीज़ मेलेटिस की वजह से ही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट को है, रेस्पिरेशन इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की हैं। डायबिटीज़ की वजह से ही डायबिटिक फुट इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है, जो कि जिससे पस भी यूज़ हो रही है, साइनस टैकीकार्डिया जो डेवलप हुई है हमारे पास, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो डेवलप हुई है हमारे पास, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो सीवियरली हाई नहीं है लेकिन माइल्ड, थोड़ा स्लाइटली ऑप्टिमल हाई हैं, जो कि एक स्लाइट हाइपरलिपिडेमिया भी शो करता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी पॉजिटिव है, और पेशेंट की एडिडेंस जो है इंसुलिन की तरफ वो बहुत ही पुअर है। इसके बाद हमें डिज़ायर्ड आउटकम और प्लान, सबसे पहले तो जो फ्लूइड लॉस हुआ है, सबसे पहले तो हमें वो फ्लूइड जो है ना उसे करेक्ट करना है, इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन से, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन से हाइपरग्लाइसीमिया में ठीक करनी है, और उस फ्लूइड लॉस की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुई है उन्हें ठीक करना है। एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना है, हमारे पास जो एसिडोसिस हो सकती है वो हो चुकी है वो न्यूट्रलिटी की तरफ जाए, और जो हमारे पास दूसरे इन्फेक्शन है, अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास वो, या फिर जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुए डिसऑर्डर, उन दो तरह के डिसऑर्डर्स को ठीक करना लाजमी है हमारे पास। अब हम फार्माकोलॉजिकल डेटा पे आते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दी गई। बेसेजीन एक ब्रांड है, इंसुलिन ग्लैरिजीन जो पेशेंट को दी गई थी उसका एक बेसेजीन ब्रांड है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, वो दिया गया था। इंसुलिन है तो ये डायरेक्टली जाके इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, इंसुलिन के अपटेक स्केलेटल मसल्स में या एडिपोज टिश्यूज़ में बढ़ाएगा, इसका मैकेनिज्म यही होगा। और ये इसके सिम्टम्स भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे हमारे पास, उनके अलावा हमारे पास हेडेक हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इस तरह से। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, अब उनके बाद इंटरेक्शन की बात करते हैं तो एलोग्लिप्टिन हमारे पास, उसके साथ ये फार्माकोडायनामिक सिनर्जिज्म होती है, एसीई इनहिबिटर्स के साथ फार्माकोडायनामिक सिनर्जिज्म होती है। एसीई इनहिबिटर्स के साथ फार्माकोडायनामिक सिनर्जिज्म का मैकेनिज्म है फ्लूइड लॉस, इंसुलिन की वजह से भी हो रहा है और एसीईआईस की वजह से भी हो रहा है। बिटरलैमन के साथ भी इसका फार्माकोडायनामिक सिनर्जिज्म है। दूसरी जो ड्रग है हमारे पास इंसुलिन लिस्प्रो, जिसका एक पाकिस्तानी ब्रांड है ह्यूमालोग, ये भी डायरेक्टली इंसुलिन, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करना, उसके इंटरेक्शन भी उसी की तरह से हैं, एज ये इंसुलिन है तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी वही हैं। इंसुलिन की वजह से हाइपोकलीमिया भी एक सिम्टम होती है, एज फ्लूइड लॉस होता है तो हाइपोवॉलीमिया हो सकती है, पोटाशियम लॉस होता है हाइपोकलीमिया होती है, जो कि एसीई इनहिबिटर्स और इंसुलिन इस तरह से सिनर्जिज्म शो करती हैं। तीसरी जो ड्रग है हमारे पास इसके बाद वो है आइबुप्रोफेन, जिसका एक पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड है ब्रुफेन। ये उसे दी जा रही थी मेंस्ट्रुअल पेन की वजह से, ये पेन, फीवर, डिस्मेनोरिया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये इंडिकेशंस हैं इसकी, और हर इंडिकेशन के हिसाब से डोज वेरी करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो हमारे पास आइबुप्रोफेन है वो साइक्लोऑक्सीजनेज जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, और पैन मॉड्यूलेटिंग जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज होता है उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास पैन सेंसेशन कम होगी। और इनके अलावा दूसरे जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा हमारे पास कि जो कीमोटैक्टिक कीमोटैक्सिस जो होती है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की, उन्हें ख़त्म कर देगा, और जो हमारे पास न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन होती है वो कम हो जाती है, और इन सारों के कलेक्टिवली रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन कम होती है,
तो आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन अपने इस तरह से शो करते हैं। इनकी जो इंटरेक्शन देखा जाए तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से एंटागोनिज्म है। कीटोरोलैक जो कि दूसरी एक एंसिड है उसके साथ सिनर्जिज्म होगा, दोनों एक तरह सा एक्शन शो करेंगे जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट सीवियर होंगे हमारे पास। इनके एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी होते हैं, हार्ट बर्न होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया और इनके अलावा फ्लूइड रिटेंशन होती है। तो ACE इनहिबिटर से जो इनका एंटागोनिज्म है वो इसी तरह से है कि ACE इनहिबिटर्स की वजह से फ्लूइड लॉस होता है, जबकि आइबुप्रोफेन की वजह से फ्लूइड रिटेन होता है। इनके अलावा हेडेक और वोमिटिंग भी होती है आइबुप्रोफेन की वजह से। इसके बाद हमारे पास जो ड्रग है वो है ग्लूकागोन। जी-वोक इसका एक ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में दी जाती है। ग्लूकागोन जाके इंसुलिन ब्लड में बढ़ाती है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारे पास है वो ये डायरेक्टली जाके ग्लूकागोन रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, इंसुलिन बढ़ाती है और इसकी वजह से अगर ये इंसुलिन बढ़ाती है तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके बाद हमने जो ड्रग्स पढ़ी कि उनके पॉपुलर ब्रांड्स, उनके ब्रांड्स कौन से अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। हमने उन्हीं चार्ट्स में कुछ जो ब्रांड्स देखे थे जैसे इंसुलिन ग्लैर्जीन का बेसिजीन, इंसुलिन लिस्प्रो का ह्यूमालोग, आइबुप्रोफेन का ब्रोफेन और ग्लूकागोन का जी-वोक हाइपोपेन, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। इनके बाद अब हमारे पास इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन की नीड है। जैसे हमने डिज़ायर्ड आउटकम में देखा था कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ कि उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना लाजमी है, तो जिसकी वजह से पोटेशियम क्लोराइड का 10 मिली इक्विवेलेंस पर आवर वो एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि बॉडी फ्लूइड भी नॉर्मल हो सके और इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल हो सके। ग्लूकागोन डिसकंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। और इंसुलिन के डोजेज जो हैं वो यूजुअल किए गए हैं, बट इंसुलिन ग्लैर्जिन का डोज जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि मैनेज हो सके हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आईवी थेरेपी नीडेड होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए, इमरजेंसी में उसे आईवी दिया जाएगा, लेकिन जो घर पे उसकी मेंटेनेंस होगी उस डिज़ीज़ की तो उसके लिए सबक्यूटेनियस डोज रखा गया है, लेकिन उसकी जो डोज़ है वो बढ़ा दी गई है। जो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है उसके लिए डाइक्लोक्सासिलिन शुड बी कंसीडर्ड, वेरापामिल साइनस टैकीकार्डिया के लिए, कैप्टोप्रिल माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए। और पीरियड्स पेन में अगर आइबुप्रोफेन जा रही है तो आइबुप्रोफेन कंटिन्यू होनी चाहिए। आइबुप्रोफेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से, लेकिन आइबुप्रोफेन SOS जाएगी, व्हेन एवर नीडेड तब आइबुप्रोफेन होगी। ये जो कलेक्टिव थेरेपी हमारे पास है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ACE इनहिबिटर और इंसुलिन की, ये हमारे पास डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन है जो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया फूड इन्फेक्शन, उनको मैनेज करने के लिए नीडेड है। डायबिटीज़ अगर ट्रीट होगी तो बाकी कंडीशंस खुद से ही माइल्ड होना स्टार्ट होंगी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट, उनकी ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो इंटरवेंशन एक सजेशन दिया गया है डॉक्टर को रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ पेशेंट। इसके बाद हमारे पास है कि जो इंटरवेंशन हुई उनके पैरामीटर्स, उन डोजेज़, उन ड्रग्स के डोजेज़ के कौन से डोज में एडमिनिस्टर होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए उनका, उनका इंटरेक्शन क्या है, इस तरह से। इंसुलिन ग्लैर्जिन अनचेंज्ड है, इसके इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलिन लिस्प्रो भी सेम तरह से। डाइक्लोक्सासिलिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक है उसका एक पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड है बीटोक्लोक्स। प्री ओरल दी जाती है टैबलेट फॉर्म में 500 मिलीग्राम एवरी 8 आवर्स, मतलब थ्राइस ए डे दी जाएगी। और पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट को पेंसिलिन से वो हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे नहीं एडमिनिस्टर की जाएगी। इसके एडवर्स इफेक्ट में एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोजिया हो सकती है। और इंटरेक्शन जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो वैक्सीन्स, कुछ BSG वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, या इन तरह की वैक्सीन से इंटरेक्शन होता है। फूड में डेयरी प्रोडक्ट से, क्योंकि ये एंटीबायोटिक, पेंसिलिन एंटीबायोटिक डेयरी प्रोडक्ट के साथ चिलेट्स बनाती हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक की सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। डिजीज़ अगर कोलाइटिस, मेरोटॉक्सिसिटी, बोन मेरोटॉक्सिसिटी, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सारी चीज़ें तो उन्हें डाइक्लोक्सासिलिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाएगी। और लैब्स जो हैं वो उनके अवेलेबल नहीं है कि कौन सी लैब के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है वेरापामिल। वेरापामिल हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, प्री ओरल टैबलेट फॉर्म में 80 मिलीग्राम थ्राइस ए डे,
और इसके जो काउंटर इंडिकेशन है हमारे पास, कि हमारे पास डेंट्रोलिन एक तरह की ड्रग है जिसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या इस तरह से एडवर्स इफेक्ट जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकती है 9%, मतलब बिल्कुल एक सीवियरिटी का रिस्क नहीं है। दूसरी ड्रग्स हमारे पास हैं कुछ, एलोसेट्रॉन है या इस तरह की ड्रग्स हैं जिनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। ग्रेप फ्रूट के साथ इनका इंटरेक्शन होता है फूड में, क्योंकि ग्रेप फ्रूट इनकी एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। डिजीज़ हमारे पास किसी को अगर ब्रेडी एरिथमिया है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, तो उन कंडीशंस में वेरापेमिल नहीं दी जाएगी, क्योंकि वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर किसी को एरिथमिया है तो ये एरिथमिया को और वर्सन करेगी, और ये जो आयंस हैं आयंस की इम्बैलेंस होगी। और लैब्स में हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं ना, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैप्टोप्रिल जिसका एक ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल है वेज़ोटोन के नाम से, प्री ओरल टैबलेट फॉर्म में 25 मिलीग्राम थ्राइस दे दी जाएगी। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये एलिस्कायरिन एक तरह की ड्रग है, या वालसर्टान से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि दोनों ही एंजियोटेंसिन पे जाके एक्ट करेंगी। कैप्टोप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होने देगी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जबकि वालसर्टान एंजियोटेंसिन 2 की बाइंडिंग नहीं होने देती, उनके रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एडवर्स इफेक्ट में हाइपरकलीमिया हो सकता है, क्योंकि कैप्टोप्रिल हमारे पास जो है ना ACE इनहिबिटर्स, ये जाके हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम को रिलीज़ करती हैं। सोडियम रिलीज़ होता है, सोडियम के साथ वॉल्यूम रिलीज़ होता है, पोटाशियम की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। इंटरेक्शन इनके एस्पिरिन के साथ हो सकते हैं, कैंडी सर्टान वालसर्टान की ही फैमिली से है, सेलिकॉक्सिब इनसे इंटरेक्ट होती है। फूड में ये पोटाशियम डाइटरी फूड जो होता है ना उसके साथ इंटरेक्ट होती है, क्योंकि कैप्टोप्रिल की वजह से पहले से ही हाइपरकलीमिया हो रहा है। अगर पोटाशियम डाइट में है तो हाइपरकलीमिया और ज़्यादा सीवियर होगा। डिजीज़ में हमारे पास एंजियोडीमा, एंजियोएडिमा से ये इंटरेक्ट होती है। बोन मैरो सेपरेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरकलीमिया, इन तमाम डिजीज़ से इंटरेक्ट करती है। और सीरम पोटाशियम एंड क्रिएटिनिन लेवल्स जो होते हैं वो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होता है कैप्टोप्रिल का। और इसके बाद हमारे पास है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो ड्रग है वो इंटरेक्ट करती है फोजिनोप्रिल से, कीटोरोलेक से। फोजिनोप्रिल हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, जिसके साथ आइबुप्रोफेन एंटागोनिज्म शो करती है। कीटोरोलेक के साथ एगोनिज्म शो करती है। और फूड जो साल्टी फूड होते हैं उनके साथ आइबुप्रोफेन का इंटरेक्शन होता है। डिजीज़ एंड लैब्स आर नॉट अवेलेबल। अब ये जो तमाम ड्रग्स थी इनके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो उनके हमारे पास कैप्टोप्रिल का वेज़ोटोन, आइसोप्टिन, वेरापेमिल का, डाइक्लोक्सासिलिन का बीटालॉक्स, ये हमने प्रीवियसली चार्ट में डिस्कस किया। उसके बाद डिज़ायर्ड आउटकम हमारे पास, व्हाट आर द गोल्स ऑफ थेरेपी टू दिस पेशेंट। गोल्स ऑफ थेरेपी हमारे पास ये होंगे कि सबसे पहली चीज़ उसकी डायबिटीज़ मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लूकोज की लेवल ब्लड में मेंटेन होगी तो दूसरी जो अंडर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खुद से ही मेंटेन हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हर रिस्पेक्टिव जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए उसकी सजेस्टेड थेरेपी मैनेज की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, ताकि जल्द से जल्द उसकी मेंटेनेंस हो सके, मैनेजमेंट हो सके। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है इन दोनों में से, कि हमें सबसे पहले तो उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं, ताकि पीएच जो है ब्लड की वो नॉर्मल रेंजेस में आ सके, एसिडोसिस ट्रीट हो सके। इसके बाद हमारे पास है थेरापेटिक अल्टरनेटिव। थेरापेटिक अल्टरनेटिव में हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हमारे पास आईवी थेरेपी बेस्ट सजेस्ट की जाती है, लेकिन इमरजेंसी में है अगर या हॉस्पिटल एडमिशन है तो आईवी थेरेपी दी जाएगी। लेकिन अगर होम में है तो आईवी थेरेपी इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से सबक्यूटेनियस ही दी गई है इंसुलिन लिस्प्रो, लेकिन उसके डोज बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिमल प्लान क्या है। प्लान सबसे पहले आउटलाइन योर स्पेसिफिक प्लान में सबसे पहले तो हमें आईवी फ्लूइड मेंटेन करना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया की मेंटेनेंस इज़ मच नीडेड। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है हमारी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से, उन्हें ठीक करना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, साइनस टैक्सीकार्डिया, या हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, इन सब की मेंटेनेंस ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है मॉनिटरिंग, हमें क्या मॉनिटर करने की नीड है। एज़ ये थेरेपीज़ जा रही हैं तो हमें फ्लूइड लॉस मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा नीड है, कि अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हमें उसे मैनेज करना है। हाइपरग्लाइसीमिया मॉनिटर करनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मॉनिटर करनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पर्टिकुलरली पोटाशियम,
एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन जो है वो कितना सीवियर है उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है, कट्स के लिए, रेडनेस के लिए, स्वेलिंग, सोर्स वगैरह के लिए चेक किया जाता है। और दूसरा एक और चीज़ जो होती है कि अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया था, जैसे इस पेशेंट को केस में था, तो उसके यूरिन में कौन से प्रोटीन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो चेक किए जाते हैं, कीटोन्स चेक किए जाते हैं ब्लड में, उनकी मॉनिटरिंग नीडेड है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास जो नेक्स्ट विज़िट जो होगा पेशेंट का, उससे पहले पेशेंट कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा जो कि ले आएगा, जिससे सीवियरिटी पता होगी कि इस ट्रीटमेंट के बाद यह डिज़ीज़ कितना सीवियर है, कितनी कम हुई है। तो साइनस टैकीकार्डिया के लिए ईसीजी एंड चेस्ट सीटी, ये दो हमारे पास टेक्निक होती हैं। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यूरिन टेस्ट होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ब्लड कीटोन लेवल्स, यूरिन कीटोन लेवल्स हमारे पास, और ब्लड शुगर लेवल, जिनका एक चार्ट मेंटेन किया जाता है टाइम टू टाइम चेकिंग के बाद कि फास्टिंग ये थी, ब्लड ग्लूकोज और रैंडम ब्लड ग्लूकोज ये थी। वो एक तरह से जितना टाइम पीरियड होता है ना जिसके बाद फॉलोअप होता है, उतने टाइम के लिए एक चार्ट मेंटेन किया जाता है जो कि नेक्स्ट फॉलोअप पे साथ ले जाया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड क्या कंडीशन थी पेशेंट की इन टर्म्स ऑफ इट्स डायबिटीज़। आउटकम एवेल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट मॉनिटरिंग नेसेसरी फॉर थेरेपेटिक प्लान दैट यू डेवलप फॉर द पेशेंट। तो हमारे पास ब्लड शुगर जो होती है ना वो मच नीडेड है, उसकी डेली बेसिस पे ब्लड कीटोन्स, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस इन थेरापेटिक रेजिम should be considered when the blood glucose drops below 200 mg per deciliter और पोटेशियम ड्रॉप्स इनटू द रेंज ऑफ 3.3 पर टू 5.3। अच्छा, इनमें ये कि ब्लड ग्लूकोज अगर हमारे पास नॉर्मल जो होता है ना रैंडम ब्लड ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उससे कम हो जाए तो हम उन्हें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, या अगर इस तरह से हो ना तो हम उसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होती है ना उससे हम ठीक कर सकते हैं कि जो वो क्विकली एक्ट करे हमारे पास। और उनके अलावा अगर पोटेशियम इस लेवल से भी कम हो जाता है, जहाँ पे पोटेशियम स्टार्ट किया गया था 10 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, जो पोटेशियम थेरेपी दी जाएगी उसे हम 20 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर पर आवर करेंगे, ताकि पोटेशियम और जो फ्लूइड है वो हमारे पास बैलेंस हो सके। और ग्लूकोज जो होता है ना हमारे पास क्विकली जो डाउन करना, जो उसकी डाउन रेगुलेशन क्विक करना बहुत ज़रूरी होता है। हाइपरग्लाइसीमिया अगर सीवियर है तो हम उन्हें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देखें जो कि क्विकली उस पर एक्ट करके ग्लूकोज की लेवल को कम कर सकें। इसके बाद आउटकम एवेल्यूशन का ही एक और क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट इज द डीके कंसीडर टू बी रिजॉल्व एंड व्हेन कैन आईवी इंसुलिन थेरेपी बी कन्वर्टेड टू सबक्यूटेनियस थेरेपी। जब जब हमारे पास ग्लूकोज 200 टू 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, सोडियम सीरम बाइकार्बोनेट जो है वो 15 मिली इक्विवेलेंस है उससे ज़्यादा है, ब्लड पीएच 7.3 से ज़्यादा है, तो इन कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को लिटिल बिट ट्रीटेड माना जाता है। तो ये अगर कंडीशन है तो उसकी आईवी थेरेपी स्विच की जाती है सबक्यूटेनियस थेरेपी पे। आउटलाइन ए प्लान फॉर कन्वर्टिंग द पेशेंट फ्रॉम आईवी टू सबक्यूटेनियस इंसुलिन आफ्टर रिजॉल्विंग द डीकेए। तो इसमें रैपिड एक्टिंग और डिलेड एक्टिंग दोनों इंसुलिन दी जाती हैं बिफोर द मील और एट बेड टाइम। जो डिलेड एक्टिंग होती है, रैपिड एक्टिंग बिफोर द मील्स दी जाती है कि जो ग्लूकोज नॉर्मल हो सके तो वो मील के बाद, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली होते हैं मील्स में। और डिलेड एक्टिंग एट बेड टाइम दी जाती है। इसके बाद हमारे पास है पेशेंट की एजुकेशन के, उसमें है कि अगर कोई सिक डे है, जिन कंडीशन में पेशेंट को एनोरेक्सिया होती है, नोज़िया, वोमिटिंग होती है, वो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करे। सेल्फ मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो वो फूड से करे कि कोई सूप या क्रैकर्स इस तरह का फूड, और इनसे अगर मेंटेन नहीं होता, मैनेज नहीं होता, तो पेशेंट शुड विजिट हॉस्पिटल। उसके बाद व्हाट एडिशनल काउंसलिंग और इंटरवेंशन शुड अकर विद द पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर डीकेए। फ्यूचर डीकेए प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो इंसुलिन की एडिरेंस, इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड एडिरेंस उसकी होनी चाहिए ताकि कीटोन्स डेवलप ना हो, इंसुलिन इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो मसल में, ग्लूकोज सॉरी इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो मसल्स में, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन नॉर्मल रहे, फूड की कंट्रोल होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक माइल्ड होना चाहिए, फैट्स बहुत ही लो होनी चाहिए डाइट में, या फिर अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है फैट्स की। ये ये सारी चीज़ें जो कि कंसिडर की जानी चाहिए ताकि फ्यूचर में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो।
रेफरल पेशेंट को रेफ़र किया गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास फॉर द डिजीज़ साइनस टैकीकार्डिया एंड डायबिटीज़ मेलिटस रिस्पेक्टिवली। पेशेंट काउंसलिंग जो काउंसिल किया जाता है कि ब्लड शुगर लेवल जो रोज़ाना मॉनिटर किया जाना चाहिए रोज़ाना, और उसका एक चार्ट मेंटेन किया जाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड की जानी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट एक तो डायबिटीज़ कराएंगे और दूसरा एंटीबायोटिक से भी इंटरेक्ट करेंगे। शुगर रिच प्रोडक्ट्स हमारे पास, उनको से नो टू शुगर रिच प्रोडक्ट्स, और मेडिकेशन टाइम पे होनी चाहिए, उनका डोज कोई मिस ना हो। फैट रिच फूड्स और इस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए। और अगर कहीं पेशेंट को एनोरेक्सिया है तो वो पेशेंट वो तमाम चीज़ें वो एक्टिविटीज़ करे जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके। अल्कोहल का इंटेक एज अल्कोहल एटम्स छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो उसका इंटेक कम किया जाए। और उन कंडीशंस में अगर बियर का इंटेक हो रहा है तो वो शुगर फ्री बियर हो ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। इनके बाद हमारे पास है फॉलोअप। तो पेशेंट को सजेस्ट किया गया है कि वो 6 वीक्स के बाद अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल, कीटोन लेवल्स का चार्ट और जो मॉनिटरिंग के लिए जो भी टेस्ट थी उन तमाम के साथ 6 वीक के साथ फॉलोअप हो, ताकि कितनी बेहतरी आई उसके हेल्थ में वो चीज़ें और सीवियरिटी और डिजीज़ को एनालाइज किया जा सके। इसके बाद हमारे पास कुछ सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो डिस्क्राइब द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डीकेए एंड डीकेए ट्रीटमेंट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर उसकी ट्रीटमेंट की वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, ओवरडोज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोकैलीमिया हो गई है, पोटेशियम लॉस होता है फ्लूइड के साथ, या फिर अगर फ्लूइड रिटेंशन होती है तो सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डोजेज एंड आउटकम फॉर द यूज़ ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू रीसेंट लिटरेचर। कि अगर आपका कोई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, जैसे इसमें एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया गया है कि एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं, उसमें इस तरह से एग्जांपल दिया गया है। तो उसके हिसाब से हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नीडेड होती है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बिफोर मील्स दी जाती है ताकि वो इंस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज को कम करे, ताकि मील्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें एक एग्जांपल पिज़्ज़ा का दिया गया है कि इस तरह से आप उसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्लाइस में इतना कार्बोहाइड्रेट होता है तो जो स्लाइसेस इंटेक करने वाले हैं उनके हिसाब से डोज एडजस्ट करते हैं हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डज द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन स्टेट अबाउट डीके, और इनके बारे में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का क्या कहना है। तो इनमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास एक हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होती है। वो तब डेवलप होती है जब हमारे पास ब्लड शुगर जो होता है ना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एलिवेटेड हो, उसकी लेवल एलिवेटेड हो, डीके डेवलप्ड हो, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो। हमारे पास ये जो दोनों डिजीज़ हैं, एच एच एस एक तरह से है या हाइपरग्लाइसीमिया, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। और पुअर एडरेंस ऑफ इंसुलिन एक मेन कॉज है जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकती है। एच एच एस जो हमारे पास हो रही है हाइपरग्लाइसेमिक जो नॉन कीटोटिक सिंड्रोम है, वो कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ जैसे हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है, या कुछ ड्रग्स, स्टेरॉयड, डाययूरेटिक, या फिर और डिजीज़ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। ये दोनों जो इवेंट्स हैं इनमें हमारे पास ब्लड ग्लूकोज होती है एलिवेटेड होती है, और हमारे पास कि इनकी जो सिम्टम्स शो होती है ना, अगर किसी पेशेंट को एच एच एस है तो ड्राउजीनेस, इस तरह की सिम्टम्स, और डी के ए में फटीग वगैरह शो होती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डी के ए की जैसे हमने पहले पढ़ी कि ब्लड में कीटोन्स बढ़ जाते हैं, वाइल एच एच एस में इंसुलिन डेफिशिएंसी एक्सेस हो जाती है। किन वजह से? ग्लूकागोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन जैसे हमने एक्रोमेगली पढ़ा था सबसे पहले, और कैटिकोलामिन्स या कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम में जो होता है, इनकी वजह से एच एच एस की जो सीवियरिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इन दोनों की अगर ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहली चीज़ होती है कि इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे पास पोटाशियम में जो इलेक्ट्रोलाइट में आता है फ्लूइड, इनकी जो ब्लड लेवल है उन्हें नॉर्मल किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और इनके अलावा जो हमारे पास होती है कि हर डिज़ीज़ को उसके रिस्पेक्टिवली ट्रीट किया जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि पर्सन्स विद डायबिटीज़ आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड एट स्टेज रीनल डिजीज, डिस्क्राइब थेरेप्यूटिक अप्रोचेज टू प्रिवेंट दीज टू। अच्छा, जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है या रीनल डिजीज़ हो सकती है, तो उनमें सबसे पहली चीज़ होती है कि
हमारे पास शुगर जो होती है, ब्लड शुगर, ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ मच नेसेसरी, जिसकी वजह से कि आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। उनकी वजह से हम फूड कंट्रोल या जो थेरेपी है वो टाइम पे लें, ताकि आगे रिस्क डेवलप ना हो और कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। उनकी वजह से एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये तमाम चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जो थेरापेटिक अप्रोचेज़ होती हैं कि इंसुलिन अगर डायरेक्ट बढ़ा दी जाए या इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाए, तो ये 2 चीज़ें होती हैं कि जिनसे डायबिटीज़ मैनेज होती है। एरोबिक एक्सरसाइज बेस्ट एक प्लान होता है जिससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो सकते हैं और ओबेसिटी कम हो सकती है। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन, हमारे पास जो स्लाइड्स थी वो एंड हो चुकी हैं, एंड दिस इज़ एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।